अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप अगर हमारी हज सीरीज़ के वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और अब तक हमने हज के सारे प्रोसीजर्स के बारे में, हमारा कनाडा से लेके और सऊदीया तक का सफ़र, और फिर उसके बाद मदीने, और फिर वापसी तक का हम जिक्र कर चुके हैं। ये वीडियो ख़ास है थोड़ी सी। इसमें मैं हूँ, मेरा नाम तो आप जानते हैं सब, और मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं मोहम्मद अकमल। मोहम्मद अस्सलाम अकमल वालेकुम। साहब हमारे साथ हैं। और इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारे पास इस सीरीज़ के रिस्पांस में बहुत सारे सवाल आते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ तो मैं ज़्यादातर बातें जो है ना, वो मेरे जो तजुर्बात हैं वो ख़वातीन के हवाले से हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जिनको मर्द बेहतर समझते हैं, या जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं। क्योंकि हज में अमूमन यही होता है कि ये लोग एहराम में होते हैं, इनकी कंडीशन हमसे ज़रा ज़्यादा मुश्किल होती हैं। एहराम संभालना एक काम है, और उसके साथ आप अपनी बिलोंगिंग्स को भी लेके चलते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, या आने जाने के जो मसाइल हैं या ख़र्चा है, वो छोटी छोटी चीज़ें थी। तो हमने सोचा कि हम उन सवालात का आपको जवाब दें, तो इनका होना ज़रूरी है। तो एक बात तो थी कि मैंने ख़वातीन के हवाले से ये बताया था कि हम क्रॉस बॉडी बैग में अपनी चीज़ें रखते हैं, जो एक बिल्कुल छोटा सा था, और वो अबाए के अंदर हम कर लेते थे। और मर्दों के लिए जो है ना, वो आप बता दीजिए, दो ऑप्शन आप मुझसे ज़िक्र कर रहे थे जी, एहराम के साथ साथ। जब आप एहराम बांध चुके होते हैं तो उसके ऊपर आप बेड लगाते हैं, और कुछ लोग बेड के साथ एक और बेड लगाते हैं। दो किस्म की चीज़ें होती हैं जिसको भी वो बेड वाला पाउच कहलाता है वो। तो वो बिल्कुल सीधा आपके वेस्ट के ऊपर होता है। और दूसरा एक को जो मैंने लिया था वो क्रॉस बॉडी लिया था, ये वाला। राइट। मैं इसकी इसका तस्वीर नहीं खींच सकी थी, तो हमने कहा हम दिखा देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, ये भी क्रॉस उस पर आ जाता है, और ये आपका ऊपर की चादर होती है हराम की, उसके अंदर हो जाता है। कि कंधे से क्रॉस होता है तो कोई ऐसा डर नहीं होता है कि वो आपके मिस हो जाए। वेस्ट के ऊपर जो पाउच वाली बेड होती हैं का प्लग होता है, वो प्लास्टिक का होता है। बाज़ दफ़ा धक्का लगता है तो वो टूटने का खदशा होता है, या फिर कोई कट जाए या टूट जाए तो गिर भी जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि वो आपके पास से गिर चुका है। तो मेरा ये थोड़ा एक्सपीरियंस सा ये बड़ा था। होता है ना, ये आगे ये से। तो सब बड़ा भी हैं, इसमें काफ़ी जगहें रखने की। एहराम के हवाले से आप आपकी कोई राय है, या आपकी कोई सजेशन है मर्दों के लिए, तो बता दीजिए। देखें, एहराम जो बांधें, ऐसे बांधें कि वो आपके टखने से ऊपर हो जाए ताकि वो पाँव में ना आए। इससे कि हमें लुंगी बांधने का तजुर्बा नहीं है, राइट। तो उस सूरत में वो संभाल नहीं पा रहे होते। तो मेरा अपना ख्याल ये है, और जो एक्सपीरियंस देखा, कि वो इतना हो कि आपके पाँव में वो चादरें ना आए। तो इसका आप ख्याल रखिएगा। और बस यही एक और बात दो कहनी थी। एहराम काफ़ी हैं, दो सेट? दो टू सेट काफ़ी हैं। पसीना काफ़ी आता है, चादर ना हो कपड़े की, वो जो तौलिया टाइप की होती हैं वो ज़्यादा बेहतर है, उससे कि उसमें पसीना आपका जस्ट जलता है। सही। तो अच्छा, ये इसके बाद एक सवाल हमारे पास आया था कि डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम ट्रैवलिंग विद डुअल नेशनलिटी, व्हाट वैक्सीन्स डिड वी गेट। अच्छा, डुअल नेशनलिटी, लोग कनाडा से गए थे, लेकिन आपके पास हमारा जो सारा प्रोसीजर था वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे था। एक प्रॉब्लम हमें ये हुई थी कि जब, क्योंकि वीज़ा हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लगना था, तो उसके लिए वैलिड पासपोर्ट चाहिए था, तो वो हमें बड़ी अर्जेंट बनवाने पड़े थे। अहम चीज़ ये होती है, जिस जिस मुल्क के कोटे के ऊपर आप हज के लिए जाते हैं, वही पासपोर्ट आपको सऊदीया में दाखिल होते हुए और सऊदीया से बाहर निकलते हुए उस पर स्टैम्प करानी होती है। अगर आप, जैसे हम लोग कैनेडियन थे तो हमारे पास कैनेडियन पासपोर्ट था, हम टोरंटो से निकले थे दुबई, और दुबई से फिर हमें सऊदीया जाना था। तो कनाडा से रह के दुबई तक हमने अपना कैनेडियन पासपोर्ट दिखाया था। और जब हम दुबई से सऊदीया जा रहे थे, उस वक्त हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो वीज़ा लगा हुआ था वो हमने दिखाया था। इसी तरीके से जब हम वापस आ रहे थे जद्दा से, तो वही हमने पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाया था। उस वक्त कंफ्यूजन होता है लोगों को कि हम पाकिस्तानी दिखाएं या दूसरी कंट्री का दिखाएं। तो उसका रूल ऑफ थंब ये हैं, जिस पासपोर्ट पे आपका वीज़ा लगा हुआ है वही पासपोर्ट आपको एज अ एंट्री होते हुए दिखाना है, और वही पासपोर्ट वहाँ से निकलते हुए दिखाना निकलते है। हुए दिखाना है। नंबर और वन। जो दूस वीज़ा लगते हुए जो थंब प्रिंट हाँ, का मसला हो रहा जब था, उसके लिए हमें जाना पड़ा था, क्योंकि हम वो सब कुछ ऑनलाइन था, उसमें कुछ भी मसला नहीं था। इनका हो गया था बिल्कुल ना, मेरे उसमें मसला हो रहा था। वो पासपोर्ट बनते वक्त का
सही है, पासपोर्ट बनते वक्त जो पाकिस्तानी एम्बेसी अच्छा हैं सही है। उसमें नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से आपको पाकिस्तानी एम्बेसी बाय पर्सनली जाना पड़ता था, जाना नहीं पड़ा तो था। ऑनलाइन अवेलेबल था, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम थी। सही। जहाँ तक सऊदीया की फिंगरप्रिंट्स की हैं, उसमें 5 उंगलियां को है ना वो आपको करते हैं। उनका ऐप थोड़ा सा चैलेंजिंग था, वो आपको खुद से समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है, मगर वो एक चैलेंज होगा। कोशिश ये करें कि अपना हाथ को बहुत अच्छी तरह साफ़ करके और फ्लैट जगह पे रख के आप उसको स्कैन करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। तो सा उसमें हमें चैलेंज आया था, ऐसी और बात नहीं लोगों है। को भी जिनके और साथ हम कनेक्टेड थे और जो इस तरह से जा रहे थे अमेरिका कनाडा से, तो ग्रुप पे उनको ऐप इंस्टॉल करके और ये सब डॉक्यूमेंट्स एंटर करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, बट उसकी वजह ये थी, एक बता दूं आपको, कि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जा रहे थे और वो जो ऐप था वो स्पेसिफ़िक पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट वाले लोगों के लिए था, वो हमारी कंट्री ऑफ नहीं पिक कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि आपने यहाँ वैसे आईफोन होता है उसके ऊपर आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई होती हैं, तो वो एक अलग इशू है। तो कोशिश ये करें कि वो आईफोन या एंड्रॉयड यूज़ करें जिसमें आपकी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं जाती है बाय ऑटोमेटिकली। ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अमेरिका कनाडा या इंग्लैंड में रहते हैं, उनकी ऑटोमेटिक की सब्सक्रिप्शंस मुख्तलिफ़ ऐप्स के लिए हुई भी होती हैं, तो उसमें लोगों को चैलेंज आया था, अदरवाइज़ नहीं है। टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ रही होती है, लेकिन ये कि वो सॉर्ट आउट हो जाती है, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो एज सच हमें कोई मसला नहीं हुआ। ये छोटी छोटी चीज़ें हुई थी जिसमें उस वक्त आप गुजर होते हैं तो आपको काफ़ी कोफ्त हो रही होती है और मुश्किल लग रहा होता है, बट यू विल गो थ्रू दिस। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा वैक्सीन, हम वैक्सीन देखिए हर कंट्री का मेरा ख्याल है मामला डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास मेनिजाइटिस की लगवानी होती है, मैंडेटरी होती है, और वो आपको खुद से ही उसके पैसे देने हैं, वो कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होती, ना वो डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो वो कितने की लगी थी ये बता दीजिए आप। वो $65 to $70 पर पर्सन थी। और दूसरा ये भी बता दूं कि हमारा कोविड के जो टेस्ट जो वैक्सीन लगी थी, वो जब लगी थी पुरानी, उसकी कॉपी उन्होंने मांगी थी, तो आपके पास वो कॉपी होनी चाहिए। वो उनके सिस्टम में अपलोड होती हैं, उनसे मुराद सऊदीया सिस्टम में अपलोड होती हैं दोनों जो वैक्सीन। वीज़े के लिए, हज वीज़े वीज़े के लिए। वीज़े से पहले वो वहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड करवाते हैं उनके पोर्टल पे, सही। राइट। सही। तो एक कोविड की वैक्सीन जो आपने लगवाई हुई है पहले उसकी, और जो एक मेनिंजाइटिस हैं मैंडेटरी। उसकी वैक्सीन अपलोड होती हैं वहाँ अच्छा, पे। इसके बारे में एक बात ये है पते की कि ये अलग अलग कीमतों में अलग अलग जगहों से लग रही होती है, तो शॉप अराउंड कर लीजिए, पता कर लीजिए कोई लोग जा रहे हैं तो, क्योंकि कुछ लोगों को $100 $90 की लग रही थी, कहीं कहीं $60 $70, तो ये वेरी कर रहा था। ज़ाहिर 2 लोग जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा एक खर्चा तो हो ही रहा होता है ये वाला, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कहाँ से बेहतर लग रही है, आपको पैसे खुद ही देने हैं। दूसरा सवाल है कि हाउ मच चार्जेस फॉर कैब, कैब के चार्जेस कितने थे। 2 किस्म के कैब आप ले सकते हैं। एक, आप जब जद्दा में पहुँचे हैं एयरपोर्ट पे मक्के में हरम उम्रा यानी कि हज के लिए, आपको वहाँ से बसें आपको लेके जाती हैं आपके होटल या उसमें, तुम पहले तस्करा कर चुकी होगी, मगर वो जो किराया है वहाँ पे वो कहीं पे 250 से लेके 500 के करीब आपको लगेंगे। 4 लोग उस टैक्सी में बैठ सकते हैं, या 4 या 5 लोग। हम वो बात कर रहे हैं कि जब हम एयरपोर्ट से उतरे हैं और हमें जद्दा से अपने जहाँ पे भी हमारे रहने का इंतज़ाम है, अजीज़िया में या मक्का में, वहाँ पहुँचना है, अगर तो वहाँ आपके ग्रुप वालों ने आपका बंदोबस्त किया हुआ है और आपको जाते ही वो मिल गए तो ग्रुप की शक्ल में चले गए तो ठीक है। हम बाद में पहुँचे थे, हमारे पास बाहर कोई मौजूद नहीं था रिसीव करने, लेकिन जनरली वहाँ सब हाजियों को रिसीव करने के लिए बसें होती हैं, तो उसमें बसें मौजूद होती हैं, इंतज़ाम भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वक्त बहुत लगता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमसे कहा कि आप टैक्सी कर आ जाते तो बेहतर होता, तो ये वहाँ की बात है। दूसरी जो टैक्सी का हमने इस्तेमाल किया है वो किया है अजीज़िया से लेके जो हम रात में हरम जाते थे उसके लिए। तो वो दूसरा ये, जब आप वहाँ पहुँच गए उसके बाद अब आपको अपना रूटीन स्केड्यूल करना है, कि आपको ये सोचना है कि आपको किस तरीके से अपनी सारी एक्टिविटीज़ करनी है। आप जब अजीज़िया में हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बाय टैक्सी 20 मिनट्स अवे हैं हरम से।
जहाँ तक टैक्सी की फेयर की बात है, वो टैक्सी जो होता है वो ड्राइवर के बेस करते हैं कितना अच्छा आप नेगोशिएट कर सकते हैं और कौन आपसे बात कर रहे हैं। हमारा अमूमन 80 से लेके 100 रियाल लगते थे 2 फैमिली के, राइट। तो वो हम आप बाद में स्प्लिट कर लिया करते थे, और एक दफ़ा हम तो सिर्फ 50 रियाल में भी गए हैं। तो ये भी होता है, डिपेंड करता है। करता है वो। और रास्ता बेसिकली वो जिसने मुझे लेके गया था, हमें लेके गया था 50 रियाल में, वो बहुत ही एक तो जल्दी लेके गया। वहाँ का वो यमनी ड्राइवर था और उसने कोई शॉर्टकट निकाला और वो वो बहुत जल्दी हम पहुँचा दिया था। फास्टेस्ट पहुँचे थे और सबसे कम पैसे दे के हाँ, पहुँचे थे, हैरत अंगेज तौर पे। तो लेकिन आप नए होते हैं ना, तो आपको आपको आपकी किस्मत है। लेकिन एक जनरल खर्चा जो है वो 50 से 100 दिरहम के दरमियान है, अजीज़िया से लेके हरम तक का। नेक्स्ट है कि तवाफ़ ज़ियारत में कितना टाइम लगा? अच्छा, तो आफिस ज़ियारत में देखें हम पहुँचे थे कोई वहाँ पे 7 बजे, और हमने 9 साढ़े 9 बजे कंप्लीट कर लिया था अपना अपना पूरा वो तो आफिस ज़ियारत। अच्छा, मगर जो सीनियर होते हैं जो ऐसे चलते हैं उनको तो रात के 11 भी बज गए थे। हमने वहाँ पे इंतज़ार किया रात के 11-12 बजे तक, काफ़ी टाइम लगा था। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, और आप ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप पूरे ग्रुप के साथ जाएं। आप अकेले जाके यंग हैं, जल्दी करना चाहते हैं, करा के आप आ जाएं। हमारा ये हुआ था कि जब हम आए थे वापस जमरात से पहले दिन, तो हम लोगों को अजीज़िया ला के उन्होंने कहा था कि अब आप तैयार हो जाएं, एहराम उतर जाता है उस वक्त ना। और ये इसी का दूसरा सवाल भी एक और आया हुआ है, वो भी हम इसी में शरीक कर लेते हैं कि मर्दों ने कब हलाक करवाया और बाल काटे और कुर्बानी कब हुई। तो जब तवाफ़ ज़ियारत से पहले ये हो जाता है ना। देखें, जिस वक्त आप जमरात से आते हैं बड़े शैतान को कंकरियाँ मार के, अगर आपके पास फ़ोन है और जहाँ पे आपने अपनी कुर्बानी करवाई हुई है, सही है, वहाँ पे उनको फ़ोन करके कह दीजिए कि हाँ मेरी जमरात से मैं आ गया हूँ और आप कुर्बानी कर दें। तो जब तक टूवर्ड्स आप होटल पहुँचेंगे आपकी कुर्बानी हो चुकी होगी, राइट। वो मैसेज अच्छा, भेज देते हैं वो कंफर्मेशन मैसेज का। आपके फ़ोन पे आ जाता है कि आपकी कुर्बानी हो गई। अच्छा, और कुर्बानी का हमारे ग्रुप में शामिल नहीं होती, और ज़्यादातर लोगों के ग्रुप में शामिल नहीं शामिल नहीं होती। होती, आपको खुद ही वो अरेंज करनी आपको होती खुद हैं। ही अरेंज करनी होती है। वहाँ काफ़ी सारे लोग ये काम करते हैं कि वो आपसे ग्रुप की शक्ल में, हमें किसी से रब्ता हुआ था तो उनको हमने तो पैसे दे दिए थे और उन्होंने सबकी तो कुर्बानी जो है असल वो। में अहम चीज़, आप पाकिस्तान से कहीं से भी जा रहे होते हैं तो पता नहीं होता कि कुर्बानी कैसे होगी, क्या होगी। वहाँ पे लोग आपके होटल्स में आते हैं या आपके जो मोहल्ले में होते हैं उसको, वो उनके पास आते हैं कि भाई किसी को कुर्बानी करवानी है, आप नेगोशिएट करें, आपको समझ में आए तो आप उससे करवाएं, या वो कहेगा भाई ये इतने में हो जाएगी। जो भी करना है वो पूरा का पूरा आपके डिपेंड वो करता है, हमारे ग्रुप लीडर सही है। ने उनके साथ डायरेक्ट बातें की थी ना। इससे उनके साथ भी की थी, फिर जो भी था वो उस तरह से आप सही। कुर्बानी कर देते हैं और वो बता देते हैं, और कुर्बानी करने के बाद जैसे आपको पता चलता है आप जाके हलक कर देते हैं, राइट। हलक सामने ही होता है वो। अजीज़िया में हाँ, नीचे की अजीज़ तरफ में लाइन अप बहुत होती हैं, इससे कि उसमें सभी भी करवा फिर देते हैं। उसमें भी यही बात होती है कि हलक करवाते हुए वो 15 रियाल लेंगे या 20 रियाल या 10 रियाल, वो भी निगोशिएशन है आपकी। सही। सारी की सारी ये कोई फिक्स प्राइस वाली चीज़ नहीं है, सही। डिपेंड कर रहा है कि आप किसके पास पहुँचे हैं, उसने कितने पैसे आपको बोले हैं। अच्छा, और ख़वातीन के तो हमारे पास अपनी कैंची एक अच्छी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने होटल में ही हम एक दूसरे के जो ख़वातीन होती थी वो थोड़े थोड़े से बाल नीचे से ट्रिम कर देते थे, और फिर हम उस वक्त जो है हम आराम से बाहर आ जाते हैं और फिर तवाफ़ ज़ियारत करने जाते हैं। तो हमारे जो ग्रुप का इंतज़ाम था वो हम सब एक साथ बस में, उन्होंने हमें वहाँ ड्रॉप किया था, और फिर इसीलिए हमें रात को तवाफ़ ज़ियारत के बाद वहाँ पे रुकना पड़ा था। तवाफ़ ज़ियारत में टाइम काफ़ी लगता है क्योंकि सब लोग उसी वक्त कर रहे होते हैं, और तवाफ़ हो भी जाता है सही जो है वो बहुत, वैसे भी सही का दौरानिया लंबा है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल सब साथ साथ चल रहे होते हैं तो वो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हम लोग 11 बजे फारिग हुए थे, मैं क्योंकि ग्रुप के साथ गए थे, और फिर हमें इंतज़ार करना पड़ा, फिर बस आई, फिर उसका इंतज़ार करना पड़ा। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके क्या उस वक्त हालात हैं और आप किस तरह करना चाह रहे हैं। अगर आप अपने ओन उसमें हैं तो कोई मसला नहीं है, खुद ही से आप करें और फिर वापस चले जाएं जहाँ मिना जा सकते तो। लेकिन एक थोड़ी ये भी तो हो रही होती है ना कि अभी मिना कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फिर मकतब ढूंढना। तो फिर उस वक्त ये बेहतर लगता है कि भाई इनके साथ ही रहें ताकि भटके नहीं। तो ये वाली बात होती है।
इसमें मैं एक बात ऐड करूँगा कि जब आप मीना में जो आपका कैंप था, उसके ऊपर अपने फ़ोन के ज़रिए आप पिन ड्रॉप कर लें और मार्क कर दें कि दिस इज़ माय कैंप, सही है, और वो कहीं पे सेव कर लीजिए आप। और जब अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको वापस उस जगह पे आना है, तो वो डायरेक्शन आपको बता देगा और वो डायरेक्शन लेके आप पहुंच जाएं। ठीक है। अभी ये है, अच्छा इन्होंने तो मैंने वैसे जवाब दे दिया था, मगर मैं दे देती हूँ कि कैसा अबाया ठीक रहेगा। अच्छा मैंने जिक्र किया तो किसी ने कहा कि भाई अबाया मैंडेटरी नहीं है। देखिए ख़वातीन के लिए तो एहराम जो है वो मर्दों की तरह चादरों वाला तो सिलसिला होता नहीं है, हमारे कपड़े ही हमारे एहराम होते हैं। और अबाया का जिक्र इसलिए किया जाता है कि वो एक बड़ा अप्रोप्रिएट होता है कि आपको वो ढाँपे रखे और आपको कोई तीसरी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर से चादर ओढ़ रहे हैं, कुछ ओढ़ रहे हैं, तो वो आपको संभालना मुश्किल होता है, तो ये मकसद है। तो ज़्यादातर लोग अबाए ही पहने हुए होते हैं, और अबाए ही, अगर आपके ग्रुप वाले भी कुछ आपको एहराम की सूरत दे रहे हैं तो ख़वातीन को वो अमूमन अबाए ही देते हैं। हम यहाँ पे थे तो हमारे पास बहुत ऑप्शन नहीं थे, जो भी अबाए की दुकानें थी वहाँ पे ज़ाहिर है एक नॉर्मल तरह के ही अबाए होते हैं, सूती या इस तरह का बहुत कम ही नज़र आता है। और फिर ज़ाहिर है ये ठंडा मुल्क है तो बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान की तरह हमारे पास ऑप्शन हो। मैं वहाँ कुछ लोगों से मिली थी, तो वो लोग जैसे लाहौर से आए हुए थे, या तो उनके सब बच्चे भी थे, तो उन्होंने बाकायदा अपने अबाए सिलवाए थे। वो कह रही थी कि ये मलाई लॉन या लीलन के ले लेके, तो हमने ये अपने अबाए सिलवाए प्रिंटेड। उनका जैसा था जैसे कपड़ों का कपड़ा होता है जैसे प्रिंटेड, उसके उन्होंने अबाए सिलवाए हुए थे। तो मलाई लॉन हो या कोई भी सूती कपड़ा हो, ब्रेथेबल हो, वो तो बेस्ट है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ये कर लें। दूसरा, वहाँ एक मुझे ये भी किसी ने कहा था कि वहीं पे रहती हैं हमारी एक दोस्त, उन्होंने कहा यहाँ आके आप अबाया ले लीजिएगा, हमारे यहाँ के अबायों का कपड़ा ब्रेथेबल होता है, उसमें हवा जाती है, वरना अमूमन जो रेशमी मिलते हैं उनमें हवा का गुज़र अंदर नहीं होता। तो वो ये मैंने फिर बाद में, लेकिन जाते ही हम फ़ौरन नहीं ले सकते, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर जब मैंने बाद में वो लिया तो वो मुझे अच्छा लगा कि हाँ उसका कपड़ा ऐसा था कितने कि के वो थे वो? वहाँ के मौसम के 50-60? मुताबिक, हाँ 50 रियाल, 60 रियाल, 70 रियाल, और नेगोशिएशन बहुत होती है। एक वही अबाया हमें मक्के में जो है वो 70 कितने, इससे हाँ कम तो का नहीं दे रहा था। और हम जब मदीना आए तो वहाँ पे वही चीज़ जो है वो मेरे ख्याल है 40-50 ऐसी थी। 40 से 50 की थी। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि फिर हमने कहा ये तो वहाँ और वो बिल्कुल उससे नहीं हट रहा था प्राइस से, और यहाँ हमें ये मिल रहा है। तो ये डिपेंड करता है। तो ये दो ऑप्शन है, एक तो आप खुद से सिलवा सकते हैं, वेल एंड गुड, वहाँ से ले सकते हैं, मौका मिले तो वहाँ से भी ले लीजिए, लेकिन जाते हुए दो रख लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता सफ़र में क्या होता है। कभी रास्ते के किसी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, वहीं कुछ गंदा हो गया, गीला हो गया, फिर क्या करेंगे। तो अपने हैंड कैरी में जो है ना ये वाला सामान ज़रूर रखें, एक एक्स्ट्रा क्लोथ, एक्स्ट्रा बाया, और अपनी पर्सनल चीज़ें। दूसरा ये बात ऐड करूँगा, नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, और मक्के में भी जो मार्केट्स बनी हुई हैं उसमें ज़्यादातर हमारे जो बांग्लादेश के भाई हैं उन लोगों की दुकानें हैं, और उनके साथ आप निगोशिएट कर सकते हैं। मगर वो 3-4 दुकानें देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है वो सब एक ही की दुकानें हैं। मेरे साथ बच्चे हैं, क्या आप बता सकते हैं कितने घंटे आप चले जमरात के लिए, और अगर बस के बजाय पैदल चलें अरफात और मुज़दलिफ़ा के लिए तकरीबन कितना चलना पड़ेगा? पैदल तो हमारा तो बहुत है, गर्मी जो है देखें, ना वो एक चीज़ मैं बता दूं कि आप अगर बस से जा रहे होंगे तो बस से आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मगर पैदल चलने में क्योंकि वो सब स्किप चल रहे होते हैं तो वो आप उमूमन जल्दी भी पहुंच सकते हैं। उसमें उन्होंने मिस्ट आपको आ रही होती हैं, मगर गर्मी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं। मुश्किल बच्चों के साथ तो बच्चों मैं के नहीं साथ समझती कि मुश्किल आप है। पैदल चलें, आप पता नहीं आपके बच्चे कितने बड़े कितने हैं। बड़े हैं। अगर वो कोई 14-15 साल के हैं तो वो मुश्किल नहीं होगी, उसमें मुश्किल तो होनी है इसे कि हज तो है मुशक्क़त, लेकिन गर्मी काफ़ी है ना। बच्चों के साथ हम कितने घंटे चले, अगर सिंपल सवाल का जवाब दें, हम तो मेरा ख्याल है हम 1.5-2 घंटा 1.5 घंटे चले होंगे मेरा ख्याल है, देखिए, जब हम हम गए थे हमारा जो चलना है ना, अजीज़िया से जमरात गए थे हम, समझे है ना। नहीं, हम पहले दिन की बात हो रही है ना, पहले पहले दिन की दिन की ये बात हो रही बात है, हो रही है। बाकी तो 2 दिन तो इतना हाँ, मुश्किल नहीं था। पहले दिन की जो आप बात कर रहे हैं जिसमें आपको बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है, आप मुज़दलिफ़ा से जब आप आगे जमरात के लिए जाते हैं तो ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी
जो बस आई थी सुबह कोई 7 या 6 बजे आई थी, 6 बजे आई थी, तो हम 11 बजे जमरात की तरफ पहुँचे थे बाय बस। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कितना टाइम बस में उसके लगा बाद हम ट्रैफिक में। चले थे ना, तो लेकिन उसके ये नहीं कह बाद जब सकते ना आप हम चले कि तो आप उतर के उतर के डेढ़ आप घंटे के चल रहे हैं। ऊपर हम ऊपर चढ़े थे शायद। असल में देखें, सबकी कंडीशन होती है। अब हमारे साथ ये चीज़ हुई जब हम मुज़दलिफ़ा से जमरात आ रहे थे कंकरियाँ मारने, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी और को भी इसी सूरत हाल का सामना हो। अब वो तो हमारी बस को जगह नहीं मिली, तो उसने जाके हमें वहाँ उतारा कि अब आप यहाँ से चलें। अब ये भी होता है कि बीच में कहीं और किसी और जगह जाते हुए फंसा हुआ है, फिर लोग सोचते हैं कि हम पैदल, तो वो हो तो जाता है, मगर हमें किसी ने मशवरा ये दिया था कि भाई आप कम अज़ कम बस में बैठे हुए होते तो आप कवर्ड होते हैं, अंदर एसी चल रहा होता है, तो आपको बैठने की मुशक्क़त उठानी पड़ी ना। लेकिन जब आप खुले उसमें चल रहे हैं और आपको चलते ही चले जाना है, ज़ाहिर है जो फासला बस तय करी है वो आप पैदल कर रहे हैं, तो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। इसको मैं ये यूँ करके बोलना चाहूँगा कि देखें, आपने अराफात के अंदर टाइम गुजारा होता है, इबादत की होती हैं, थके हुए होते हैं, फिर रात को मुज़दलिफ़ा के अंदर आसमान तले आप होते हैं, आपको वो कंफर्ट नहीं मिल रहा होता, और अगर आप उसमें भी पैदल चलते हैं तो आपको और ज़्यादा फटीक होती हैं। तो इसलिए कि आगे आपको तवाफ़ ज़ियारत भी करनी है, जमरात भी कंकरियाँ मारनी है। तो अगर आप बस के उसमें जाते हैं तो अमूमन लोगों को शॉर्ट नैप वगैरह आ जाती हैं, उसकी वजह से वो रिफ़्रेशिंग माहौल आपका बन जाता है, रिफ़्रेश हो जाते हैं, ताज़ा दम हो जाते हैं। फिर आपको वो चीज़ें करने की, जैसे मुझे इतनी आग लग गई थी, मैं सो गया था, राइट। फिर जब मैं उठा तो पता चला बिल्कुल हम सामने पहुंच चुके हैं। वो उसमें 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, तो बस वो में ये इस ये लिहाज से फ़ायदा है कंफर्ट आपको। रहता है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो आपके स्लीपिंग बैग थे वो आप दिखा सकते हैं किस तरह का होता है। अगर हमें ना मिले तो वैसे अभी तक काफ़ी चीज़ें मिली हैं। देखें, स्लीपिंग बैग चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें अपने साथ लेके जाएंगी, उतना सामान आपको उठाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको पता चलेगा डिफरेंट है। तो जैसे ही आपका जिस वक्त ये वीज़ा वगैरह सब इशू हो जाएंगे, तो उनकी जो वेबसाइट हैं, जैसे पोर्टल हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, उसी में आप तो उसे एक्सप्लोर करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि आपके पैकेज में क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। उसमें लिखा हुआ सब कुछ होता है, बाज़ दफ़ा शायद कम चीज़ें आपको मिले, मगर आपको आइडिया हो जाएगा उस ऐप में जाके कि आपको मीना में क्या चीज़ें मिलेंगी, अराफात में क्या चीज़ें मिलेंगी, और मुज़दलिफ़ा में क्या चीज़ें मिलेंगी। सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो बैग का ये है कि वहाँ अरफात में जब हम कैंप में थे, उन्होंने वहीं पे हमें बेड एंड बैग टाइप के दे दिए थे कि आप हाथ में उठा लें। और फिर मुज़दलिफ़ा जाएं तो कारपेट में पड़े हुए थे, उस पर वो बिछाएं, पतला सा उसमें एक गद्दा था, चादर थी, एक तकिया था, और वो आप बिछाएं और वहाँ पे जो है वो रात गुजारें, उसको वहीं छोड़ दें। वो कोई साथ लेके नहीं आ रहा था। वो फिर वहाँ मैंने बाद में सुना कि ये सुबह वहाँ के जो आसपास के जो गरीब इलाके हैं वहाँ के लोग आते हैं, वो फिर वो सामान वो उनके इस्तेमाल में आ जाता है। तो वो कुछ लेके नहीं फिरना था, वो वहीं मिला था। कुछ लोगों को नहीं मिला, नहीं भी मिला। कुछ लोग सिर्फ कारपेट पे थे, कुछ को मैंने देखा कि वो कारपेट भी नहीं मिले तो वो पैकिंग के गत्ते, बड़े पैकिंग के जो गत्ते से होते हैं वो। तो इंतज़ाम सबका हो गया था, और यहाँ से हम कोई स्लीपिंग बैग लेके नहीं गए। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और आप किसके साथ जा रहे हैं। अगर वो कुछ आपको ऐसी हिदायत कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम यहाँ से कुछ नहीं लेके गए थे, वो अरफात से लिया, मुज़दलिफ़ा का इस्तेमाल किया, छोड़ दिया, बस वो ऐसा था। कोई भी चीज़ आपको कैरी नहीं करनी, ना वापस लेके आनी। आखिरी वो है कि सो आफ्टर यू चेंज योर एहराम क्लोथ्स इन अजीज़ी या आफ्टर कुर्बानी हलक डिड यू गो टू मस्जिद हराम फॉर तवाफ़ ज़ियारत बाय बस और टैक्सी। हम लोग, मैंने जैसे बताया, हम लोग अब ग्रुप की सूरत गए थे और हमारी बस उन्हीं की तरफ से थी, तो हम उनके उससे गए थे। अगर आपका ना हो तो आप जो है चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारे सवाल थे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन सारे सवालों के हमने जवाब दे दिए हैं। तो जो मैं सिम जो आप वहाँ लेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, उसमें बेहतर एसटीसी के सिग्नल होते हैं, वो एसटीसी हैं, उनका कवरेज ज़्यादा है। हमें तो ऐसे सिग्नल्स में प्रॉब्लम आई थी। जो एसटीसी है ना वो उनकी अपनी है, बाकी कुछ प्राइवेट कंपनीज भी सिम दे रही होती हैं, तो जो सिग्नल्स हैं वो एसटीसी के बेहतर होते हैं। तो अगर आपको सिम वहाँ खुद से लेने का मौका मिले तो रिकमेंडेड है कि आप एसटीसी वाली और लें। दूसरा ये है कि आप मैक्स डेटा का लीजिए,
अगर आप जो भी जैसे कि बार बार रिफ़्रेश यानी कि रीलोड कराने में टाइम लगता है, एक दफ़ा फुल ले लीजिए, फुल एक्सेस वाला, ज़्यादा डेटा वाला, तो आपके लिए आसानी रहता है। फिर ये कि हमने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आपका कोई और सवाल हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसी में जवाब दे दें। मेरा ख्याल है हमने प्रीटी मच वी हैव कवर्ड इट ऑल। तो हज पे खैरियत से जाइए, अल्लाह ताला आपका हज आसान बनाए, कबूल फरमाए, हमें दुआ में याद रखें, जी हमारे जी। बच्चों को दुआ में याद रखें। और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ हेल्पफुल रही होगी। इसके बारे में कोई फ़ीडबैक हो और मज़ीद कंटेंट के बारे में कोई फ़ीडबैक हो कि आप चाहें कि हम उसके बारे में बात करें या बनाएं, तो ज़रूर बताइएगा। तो हमें याद रखिए और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।